फिरोज भाई, ये जो पूरा केस है इसको आप किस नजर से देख रहे हो? क्या आपको लगता है कि जो अदालत ने जो जो बातें कही हैं वो कौन कौन सी खामियां थी जिसके आधार पे केस की चार्जशीट का कोई कॉग्निजेंस अदालत ने नहीं लिया? देखिए, जो एक हर केस होता है किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का, वो एक बिल्डिंग जैसा होता है। उस बिल्डिंग के लिए एक फाउंडेशन जरूरी है। हर बिल्डिंग के लिए वो फाउंडेशन कानून में होना चाहिए। अब जो पीएमएलए कानून में ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है जो अपने आप किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सके जी। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए फाउंडेशन है कि किसी दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। वो एफआईआर शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंसेस में होना चाहिए। उन शेड्यूल में दिए हुए ऑफेंसेस में कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का जिक्र होना चाहिए कि इस क्राइम से इतना पैसा बना है या ये प्रॉपर्टी बनी है और वो कहीं छुपाई जा रही है या कोई इस्तेमाल कर रहा है उसको, या उसको लीगल तौर पर कोई कन्वर्ट कर रहा है। ये इल्जाम होने के बाद फिर पीएमएलए के सेक्शन 3 में एक ऑफेंस बनता है और उस एफआईआर के बिना पर ही फिर ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जी। तो जज साहब ने ये कहा कि ये कहाँ है एफआईआर? एफआईआर अभी तक हुआ नहीं कहीं। एफआईआर है नहीं, सेक्शन 3 का ऑफेंस बनता नहीं है, इसलिए हम इसका कॉग्निजेंस नहीं ले पाएंगे। तो ईडी ने उसका बेस बनाया था एक केस जो सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया 2014 के आसपास कोई, लेकिन उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया नहीं है, उसका कॉग्निजेंस लिया नहीं है, बल्कि एफआईआर रजिस्टर करने के डायरेक्शन देने की बजाय कोर्ट ने कहा कि आप हमारे सामने ये साबित कीजिए। यानी सीआरपीसी की धारा 200 के तहत कोर्ट ने कहा कि हम खुद इंक्वायरी कर लेंगे, आप सबूत दीजिए कि इस तरह का कोई ऑफेंस हुआ है। तो कानून में ये बेस नहीं होता है ईडी को अधिकार देने का कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। तो आज के ऑर्डर ने कहा है कि ईडी ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है वो लीगल नहीं होने की वजह से उसके बेसिस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। ईडी को ये करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उनके पास कोई बेस नहीं था, कोई एफआईआर नहीं था। एफआईआर अभी हाल में हुआ है जो इकोनॉमिक विंग ने किया है, उसका क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे अगर उसमें कुछ होता है तो। लेकिन आज आपने जो अभी तक के किया था ये विदाउट एनी बेसिस इन्वेस्टिगेशन था, इस पर से हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। ये उनका इन शॉर्ट ऑर्डर का जिस्ट है। बट क्या इसका मतलब ईडी ने खुलेआम कानून का उल्लंघन किया? ऑर्डर तो यही कहता है कि ईडी ने बिना जुरिस्डिक्शन के इन्वेस्टिगेशन कर डाला। उनको जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। उन्होंने इंतजार करना चाहिए था कि कोर्ट ऑर्डर करे एफआईआर करने का, उसके बाद वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में अगर एफआईआर होता है तो फिर वहां से उनको शुरू करना चाहिए था। एक इंग्लिश में कहावत है, पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये वैसा हो गया कि आपने पहले गाड़ी लाई, बाद में घोड़ा ला रहे हो। तो इसका मतलब है कि ईडी की सारी कार्रवाई इलीगल थी। ईडी की सारी कार्रवाई विदाउट ज्यूरिसडिक्शन हो गई। नहीं, इलीगल हुई। अगर एक्शन ली जाती है तो इलीगल कहलाएगी। क्या इस मामले में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दो तरह से हो सकती है। एक तो जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, उनकी मानहानि भी हुई, उनको तकलीफ भी दी गई, उनको झूठी केस में फंसाने की कोशिश भी की गई। पुराने आईपीसी का सेक्शन 211 यहाँ आता है कि अगर किसी के खिलाफ आप इस तरह की झूठी कार्रवाई करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होगा। सेकेंडली, सरकार का वक्त, सरकार का पैसा खर्च हुआ तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी ऑर्डर करनी चाहिए सरकार ने इसमें कि ये कैसे हुआ, किसके डायरेक्शंस पे हुआ। जिसने ऑर्डर इशू किया उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होके वो नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं। इसमें दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या इसमें अधिकारी ही सिर्फ जिम्मेदार होंगे? क्योंकि तो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। सोनिया गांधी, जो भी जिम्मेदार होगा, जिसने भी पहला ऑर्डर किया था कि आप ये करो, उसके खिलाफ दोनों तरह से होगा। अगर अधिकारी है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, अगर अधिकारी नहीं है बल्कि
वो कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो उनके खिलाफ में पहले जो मैंने कहा वो क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। यहां पे एक प्रश्न और उठता है कि क्या किसी अधिकारी के खिलाफ जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अगर कोई कार्रवाई करता है, जैसा कि ईडी कहे कि हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी कार्रवाई कर रहे थे, वैसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर ऐसी कार्रवाई होने लगेगी फिर तो कोई अधिकारी काम नहीं करेगा। नहीं, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो गुड फेथ में अपने जो ड्यूटीज है उसके फोर कॉर्नर में काम कर रहे थे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वो ये कर सकते हैं। तो जब कोर्ट ने कहा कि आप ये कर ही नहीं सकते, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं से वो इलीगलिटी आ गई, उसमें अनऑथराइज्ड आ गई, इरेगुलरिटी आ गई। तो उनको प्रोटेक्शन कहां से मिलेगा फिर? लॉ का प्रोटेक्शन सिर्फ उस ऑफिसर को है जो अपने अधिकारों का कानून के दायरे में इस्तेमाल करता है। तो यहां तो कानून ने आपको अधिकार ही नहीं दिया। आपको बुलडोजर याद है, बुलडोजर जस्टिस वाले केस में, उसमें उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था क्योंकि वो अपने अधिकार थे उनको, लेकिन कानून के दायरे में रह के उन्होंने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया था। फिरदौस भाई, एक बात ये बताइए कि ये केस 2014 से चल रहा है जी, और 2025 में आके ये पता चल रहा है कि इसमें तो गलत धाराओं में केस किया गया और इस जो किया गया वो कानूनन सही नहीं था। हाउ विल यू सी एज अ ज्यूरिस्ट, आप क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, अब पेंडेंसी ऑफ केसेस तो है, लेकिन इसमें एक डेट हमें पता करनी है कि ईडी कोर्ट के सामने यह सब कब ले आया। क्योंकि कोर्ट के सामने आता है मामला अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है और उसकी कस्टडी चाहिए, तब उसकी लीगलिटी कोर्ट देखता है। अगर अरेस्ट किए बगैर डायरेक्ट चार्जशीट आप लेके आते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि आप इसका कॉग्निजेंस लीजिए, तब तो यहां अरेस्ट किसी को किया नहीं गया था, कॉग्निजेंस लेने का एप्लीकेशन आया था, उस पर कोर्ट ने डिसाइड किया। तो इतने साल वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनको पावर, अगर उनको पावर है इन्वेस्टिगेट करने का एज पर लॉ, अगर उनके सेक्शन 3 और 4 में वो बैठता है तो फिर सेक्शन 44, 45 पिक्चर में आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, पावर ऑफ सीजर, सर्च। बट फिरदौस भाई, एक बात मुझे बताइए कि ये मामला तो कोर्ट में 2021 से है, या कम से कम 2021 से कोर्ट में सुनवाई, ईडी ने इसमें केस दर्ज किया ईसीआईआर के तहत। जब आया कोर्ट में उसके बाद सुनवाई हुई और अभी ऑर्डर हुआ। थोड़ा वक्त ज्यादा लगा है, लेकिन हम हमेशा कोर्ट में जो वक्त लगता है उसको कंडोन करते हैं क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए इन केसेस को, लेकिन लग जाता है कई बार। और अगर ईडी इसमें हाई कोर्ट जाता है तो क्या होगा, क्या हो सकता है? ऑर्डर मेरी नजर में तो एकदम क्लियर है, क्योंकि ईडी को एफआईआर बताना पड़ेगा। एफआईआर है ही नहीं, कोर्ट ने सिर्फ इतना पूछा कि एफआईआर बताइए आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 या 3 जजमेंट्स है इस पे जो एक्सप्लेन करता है कि ईडी कब पिक्चर में आता है। तो उसमें सबसे पहले प्रेडिकेट एक चाहिए आपको, ऑफेंस, प्रेडिकेट ऑफेंस। यस, तो वो इसमें नहीं है। आपसे आखिरी सवाल, ये जो दिल्ली पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के तहत जो एफआईआर दर्ज किया है, यानी अब ईडी इस मामले में री एंट्री कर सकता है? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कर तो सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि प्री मैच्योर होगा आज उसमें कुछ कहना। अगर ईडी फिर आता है, फिर से सेम डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा। आज वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको सीज करने थे ऑलरेडी उनके नॉलेज में है, तब उनको फिर एक्सप्लेन करना होगा कि आपके नॉलेज में जो था। तो ये बहुत अब डिफिकल्ट हो गया ईडी के लिए मामला, डिफिकल्ट हो गया। ओके, क्योंकि आपको याद होगा अमित भाई शाह के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको इसलिए छोड़ा था कि एक बार इन्वेस्टिगेशन हुआ तो दोबारा कैसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सिर्फ इतने ही एक ग्राउंड पे। तो वही एक नजीर है सामने। बिल्कुल। फिरदौस भाई, उम्मीद हमारे दर्शकों ने आपकी बातों को सुना होगा और इसके तमाम कानूनी पहलू और केस को समझने में उनकी मदद मिली होगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.